Hello everyone, welcome or welcome back to Adda 24/7. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. So guys, आज के इस सेशन में हम पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे लाइफ साइंसेस के. अब ये जो लाइफ साइंसेस का सिलेबस होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होती है कि कौन से यूनिट में क्या चीज़ें हैं और उसकी इम्पोर्टेंस भी समझना उतना इम्पोर्टेंट है. आई नो गाइज, आपको लग रहा होगा कि हम टॉपिक्स कब से स्टार्ट करेंगे या क्वेश्चंस कब से स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले सिलेबस को समझना ज़रूरी है. आज मैं आपको एक पूरे 13 यूनिट का ओवरव्यू देने वाली हूँ. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से. अब ये जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, ये बायोकेमिस्ट्री का है. बायोकेमिस्ट्री की यूनिट है, क्या लिखा है? मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी. बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं. आपको लग रहा होगा ये केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है. बायोकेमिस्ट्री क्या है मैं आपको बता दूं, ये आपकी केमिस्ट्री नहीं है जो आप पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th 11th 12th में. ये जो बायोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है इसमें आपको अपने बायोलॉजिकल सिस्टम की केमिस्ट्री को समझना होता है. अब जैसे इसमें फर्स्ट जो लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड केमिकल बॉन्ड्स. अब आपको एटम्स के बारे में पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए और केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपको नहीं पता होगा केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, तो आपको जो आगे के यूनिट्स है, लेट से अगर हम सेल बायोलॉजी की बात कर लें, सेल की बात कर लें, तो वहाँ जब बात होगी बॉन्डिंग की कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन साथ में इंटैक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस है. आपको पता ही नहीं होगा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होता क्या है, इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. तो इसीलिए हमें ज़रूरी है बॉन्ड्स के बारे में जानना. तो फर्स्ट ये है. सेकंड हम देखते हैं कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स. अब बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स. तो आपको इनके स्ट्रक्चर को जानना है, समझना है, साथ में फंक्शन को समझना है, कॉम्पोजिशन को समझना है. तो ये पूरा आपको पढ़ाया जाता है बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि आप एक पूरा बेस समझ रहे हैं कि आपको नेक्स्ट यूनिट को कनेक्ट करना है. अब आ रही है बात स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शंस. तो इंटरैक्शंस जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, ये सारे इंटरैक्शंस, जैसे आप केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे आपको इंटरैक्शंस भी समझाया जाएगा, स्टेबिलिटी समझाई जाएगी. और उसके बाद आता है हमारा पीएच, बफर रिएक्शन. अब जो कि हम बॉन्ड समझ लिए, हमने केमिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में समझ लिया, आ जाता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, अब बफर क्या होता है, पीएच क्या होता है, एनर्जेटिक्स के बारे में, कोएगुलेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी. तो जितने भी बायो एनर्जेटिक्स का पार्ट होता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ ही पढ़नी होती हैं. ठीक है, अब जैसे कैटालिसिस, अब आपको पूरा एंजाइम के बारे में समझना है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उनके पूरे बेसिक प्रिंसिपल्स, उनके क्या क्या अप्रोचेस दिए गए थे, उनकी काइनेटिक्स कैसी होती है, एंजाइम्स कितने तरह के होते हैं, पूरा बिहेवियर मैकेनिज्म, ये सब कुछ आपका आता है इन बायोकेमिस्ट्री. इसके बाद आपको प्रोटीन्स के कॉन्फर्मेशन को समझना है. अब प्रोटीन का भी आपने अभी तक यही पढ़ा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है. अब आपको विथ एग्जाम्पल पढ़ना होता है लाइफ साइंसेस के सिलेबस में. तो एक आता है रामाचंद्रन प्लॉट. तो रामाचंद्रन प्लॉट किसके लिए दिया गया था? प्रोटीन में. कैसे उसको समझते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डोमेन्स क्या होता है, मोटिव क्या होता है, ये सारे वर्ड आपने सुने हैं लेकिन कभी आपने पढ़ा नहीं है. तो आपके सिलेबस में ये सारी चीजें एकदम साफ साफ मेंशन की गई है कि भाई डोमेन्स भी आपको पता होना चाहिए, मोटिव भी पता होना चाहिए. अब न्यूक्लिक एसिड का कॉन्फर्मेशन, जैसे ADNA, BDNA, ZDNA, ठीक है, tRNA क्या है, mRNA क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए. प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड की स्टेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, साथ में मेटाबॉलिज्म. अब कोई चीज़ कैसे बन रही है, कैसे टूट रही है, कार्बोहाइड्रेट कैसे बन रहा है, कैसे टूट रहा है, लिपिड कैसे बन रहा है, कैसे टूट रहा है, अमाइनो एसिड कैसे बन रहा है, कैसे टूट रहा है. तो ये पूरा आपको एक बायोकेमिस्ट्री में कंपाइल करके पढ़ना होता है. हर एक चीज़ आपको समझ के पढ़ना होता है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके पढ़ना होता है. एक बार अब इस सिलेबस को समझ गए, आपने पढ़ाई शुरू कर दी, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उस चीज़ को समझना और क्वालिफाई करना. तो ये रहा आपका बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस. सेकेंड यूनिट आपकी सेल बायोलॉजी है गाइज.
अब सेल बायोलॉजी में देखिए नाम से ही लग रहा है सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ पढ़ाया जाता है इसमें। शुरुआत करते हैं, अगर एक सेल को आप देखते हैं सबसे बाहर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसका फंक्शन पढ़ना है, उसके लिए जो मॉडल्स दिए गए थे, लिपिड बाइलेयर क्या होता है, इन्होंने एकदम बारीकी से एक एक चीज साफ साफ लिख दी है कि भाई आपको ये पढ़ना है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, इसके बाद आपने सुना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही चीजें मूव करती हैं, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस, ऑस्मोसिस, आयन चैनल्स, ठीक है, ये जो चैनल्स होते हैं सेल में कोई चीज एंटर कर रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन पंप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन। तो पूरा आपको पहले एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 0 से 100 तक इन्होंने पहुंचा दिया है। इसके बाद इन्होंने डाला है यहाँ पर इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में, मतलब सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, जैसे आपका ईआर हो गया, गोल्जी हो गया, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि ईआर के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं या पेरोक्सिसोम के अंदर क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में इन्होंने ये सारी चीजें मेंशन की है। अब आता है सी पार्ट में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन। अब जब सेल की बात हो रही है, न्यूक्लियस की बात आ गई, तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है जीन। जीन, क्रोमोसोम क्या होता है, अब जब क्रोमोसोम जीन की बात हो रही है तो ओपेरॉन का मॉडल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। डीएनए के कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, इंटरप्टेड जीन क्या होते हैं, जीन की फैमिली, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए क्रोमैटिन का, क्रोमोसोम का, यूक्रोमैटिन क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब सेल के पास एक बहुत अच्छा फीचर होता है डिवाइड करने का, तो सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। अभी जो सेल साइकिल है, अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे या जो भी साइटोलॉजी लिया होगा अपने मास्टर्स में, उन्होंने भी पढ़ा होगा कि सेल की जो रेगुलेशन है सेल साइकिल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और CSIR में तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन आता है सेल साइकिल रेगुलेशन से, तो पूरा रेगुलेशन आपको पढ़ना है कि कौन कौन से स्टेप्स में रेगुलेशन होता है, प्रोटीन कौन कौन से हैं, वहां पर एंजाइम क्या क्या है। अब लास्ट में है यहाँ पर माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, जिसमें आपको माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में ग्रोथ, यील्ड, कैरेक्टरिस्टिक, ग्रोथ के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उनकी स्ट्रैटेजी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जिससे भी क्वेश्चन पूछा गया है इन रिसेंट ईयर्स। तो ये रहा आपका सेल बायोलॉजी का सिलेबस। आगे चलें, अगर हम फंडामेंटल प्रोसेसेस की बात करें तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर मोल बायोलॉजी, बोलते हैं हम लोग मोल बायो, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर, अगर हम सेल बायोलॉजी बोल रहे हैं तो हमें समझ में आ गई सेल की बात आ रही है। अगर मॉलिक्यूलर वर्ड आ गया, इसका मतलब डीएनए की बात हो रही है, आरएनए की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको पढ़ना होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। आप सबने सुना है रेप्लिकेशन के बारे में, यहाँ पर एक एक डिटेल पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन, यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन और उनके सारे एंजाइम्स, प्रोटीन, सब कुछ। फिर आता है डीएनए में अगर कोई रेप्लिकेशन में गलती हो जाए, क्या होता है, रिपेयर, तो रिपेयर के बारे में पढ़ना है। रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस क्या होता है डीएनए में, उसके बाद उससे एसोसिएटेड जितनी चीजें हैं, जैसे ओरिजिन हो गया, रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन्स हो गया, डीएनए डैमेज क्या होता है, रिपेयर क्या होता है, ये सारी चीजें। आरएनए के बारे में, आरएनए की सिंथेसिस कैसे होती है, आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब आरएनए की सिंथेसिस होती है तो आरएनए में एडिटिंग का भी प्रोसेस होता है, आरएनए को मैच्योर बनाया जाता है, ठीक है, इसमें स्प्लाइसिंग होती है, पॉलीएडेनिलेशन होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए के जितने टाइप्स है, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, ये तो जो मेजर आरएनएज हैं उनके बारे में पूरा पढ़ना है। इन्होंने एक एक चीज को काफी डिटेल में सिलेबस में लिख दिया है कि भाई आप आरएनए का ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लेना, पॉलीएडेनिलेशन भी पढ़ लेना, स्प्लाइसिंग भी पढ़ लेना। चलिए, तो आरएनए भी बन गया, डीएनए बन गया, डीएनए से आरएनए बन गया। अब हम आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। तो प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग, प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस पढ़ना है आपको, जिसमें हमें राइबोसोम का फॉर्मेशन भी आना चाहिए, कैसे बनता है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स कैसे तैयार होता है, कैसे प्रोटीन बनना शुरू होता है, ये पूरी बातें। इलॉन्गेशन फैक्टर क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्या होता है, इसके बाद
कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जो भी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जीन है या जीन साइलेंसिंग का क्या प्रोसेस है, उससे रिलेटेड सारी बातें करनी है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब है सेल सिग्नलिंग, सेल कम्युनिकेशन, ये आपकी 4th यूनिट है। एंड इसमें क्या पढ़ना होता है, जैसे आपने सेल के बारे में पढ़ा था तो उसका स्ट्रक्चर फंक्शन मेनली पढ़ा था। यहाँ आपको क्या पढ़ना होता है, यहाँ पढ़ना होता है होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन, मतलब होस्ट पैरासाइट कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं, रिकॉग्निशन कैसा है, एंट्री का प्रोसेस कैसा है, कैसे पैरासाइट होस्ट के अंदर आएगा। मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ये चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। अब सेल की सिग्नलिंग कैसे होती है, मतलब सेल एक दूसरे से कैसे बात करता है, इसे को हम सिंपल शब्द में अगर मैं बोलूं तो एक सेल दूसरे सेल से बात कैसे करता है, इसको हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग। फिर हार्मोन क्या क्या काम करते हैं उसमें सेल सिग्नलिंग में, या रिसेप्टर क्या होता है सेल सिग्नलिंग का, सेल सरफेस रिसेप्टर, सिग्नलिंग थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब इन्होंने सिग्नलिंग को डिटेल में लिख दिया है कि भाई ये रिसेप्टर पढ़ने और ये प्रोटीन्स पढ़ने हैं। जैसे इन्होंने रिसेप्टर लिख दिया कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में पता होना चाहिए, उसका पूरा सिग्नल पता होना चाहिए। सेकेंड, मैसेंजर्स क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होता है। फिर प्लांट में भी होता है क्या सिग्नलिंग, या बैक्टीरिया में भी होता है, बिल्कुल होता है, तो उन्होंने उसके बारे में भी लिख दिया कि ये भी आपको पढ़ना है। लाइट सिग्नलिंग प्लांट में क्या कैसे होती है, बैक्टीरिया का कीमोटैक्सिस कैसे होता है, मतलब बैक्टीरिया अपना मूव कैसे करता है, वो भी एक सिग्नलिंग के थ्रू करता है। तो इन्होंने जितने भी पूरे बायोलॉजिकल किंगडम में हम मुझे लग रहा है सिग्नलिंग होगी, वो उसके बारे में लिख दिया कि भाई इतना आपको पढ़ना है। अब इसके बाद सेल कम्युनिकेशन, सेल कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, कौन कौन से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, जंक्शंस क्या होते हैं, गैप जंक्शंस क्या है, या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सेल के बाहर क्या होता है, ठीक है, इंटीग्रेंस कौन से प्रोटीन है, न्यूरो ट्रांसमिशन और रेगुलेशन। इसके बाद आ जाता है कैंसर बायोलॉजी का पार्ट। अब कैंसर बायोलॉजी में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या है, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या है, वायरस इंड्यूस्ड कैंसर क्या है, सारी बातें, सब कुछ आपको कैंसर की प्रॉपर्टीज से लेकर के कैंसर के जो क्रिटिकल जीन्स हैं उनकी बातें सब कुछ पता होना चाहिए। और आपके सिलेबस में एकदम साफ साफ इन्होंने एक एक वर्ड को क्लियरली लिख दिया है, मेंशन कर दिया है कि लेट्स से अगर इससे एक भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपको पता होना चाहिए, आपको सॉल्व करना चाहिए। अब आगे अगर मैं चलूँ तो सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन में एक पार्ट है इम्यूनोलॉजी का, जिसमें आपको इम्यूनोलॉजी के सारे चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। जैसे इन्नेट अडेप्टिव इम्यूनिटी से इन्होंने शुरू किया है, इसके बाद जो बी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं, ठीक है, एमएचसी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एंटीजन प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे एक्टिवेशन होता है, रिसेप्टर्स के बारे में, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है, ये जो टॉल राइट रिसेप्टर है, सेल मेडिएटेड इफेक्टर्स हैं, तो ये सारा पार्ट आपके इम्यूनोलॉजी में आ जाता है। चलिए अब आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। देखा जाए अभी तक हमने जितनी यूनिट्स कवर की वो सारी ही इंपॉर्टेंट है, बट जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है ये ना थोड़ी सी ट्रिकी लगती है जब आप पढ़ोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है। लेकिन एक बार आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी को समझ लिया, ये सबसे इजी यूनिट है, इससे इजी आपको कुछ लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये सारे पोटेंसी क्या होता है इनिशियली आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, मतलब अब एकदम शुरुआत से बात हो रही है, एम्ब्रियोलॉजी की बात हो रही है। तो पोटेंसी क्या होता है, कमिटमेंट क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, इंडक्शन क्या है, एक एक वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए और विथ एग्जाम्पल आपको वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में वो एग्जाम्पल के थ्रू पूछते हैं क्वेश्चंस। तो डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारा देखा जाता है अर्ली एम्ब्रियो में प्रोसेस। मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट क्या होता है, ठीक है, इम्प्रिंटिंग क्या होता है। इसके बाद इन्होंने गैमेटोजेनेसिस की बात की है, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज सारा आपको पढ़ना है, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद इन्होंने क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रोसोफिला में, सी एलिगेंस में, ड्रोसोफिला में और एम्फीबिया में या चिक में आपको, और डिक्टियोस्टेलियम में, तो इनका आपको ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ना होता है,
ठीक है। तो कुछ कुछ एनिमल्स के ऑर्गेनोजेनेसिस को आपको पढ़ना है, जैसे डिक्टियोस्टेलियम का। फिर ड्रोसोफिला में क्या पढ़ना है आपको बता दिया गया है, एक्सेस एंड पैटर्न फॉर्मेशन ड्रोसोफिला का पता होना चाहिए। एम्फीबिया और चिक में आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में, वल्वा फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, सी एलिगेंस में आई लेंस इंडक्शन के बारे में पता चाहिए, लिम्ब फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कैसे लिम्ब बनता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन और मेटामॉर्फोसिस या फिर एनवायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये सारी बातें जो अभी मैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बोल रही हूँ, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, ये इनिशियली थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने में कि ये क्या है, बट आप जैसे जैसे सॉर्ट करेंगे वैसे वैसे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपके 5th यूनिट का पार्ट है। अब यहाँ पर प्लांट्स के भी डेवलपमेंट का इन्होंने थोड़ा सा पार्ट दे रखा है कि आपको प्लांट के डेवलपमेंट भी पता होना चाहिए। शूट, रूट, अपाइसेस कैसे बनते हैं मेरिस्टम में, लीफ डेवलपमेंट, फिलोटैक्सी, ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग कैसे होता है, ठीक है। और लास्ट में इन्होंने लिखा है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है और ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ आपको यहाँ भी पढ़ना होता है और आपसे एक जगह और डिस्कस होता है जो कि आपका सेल सिग्नलिंग है, बट एक ही जगह हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ एक फिनोमेना है सेल डेथ का, जिसमें प्रोग्राम्ड वे में पूरे सेल की डेथ कराई जाती है। तो डेवलपमेंट में उसका क्या रोल होता है ये हम जब सेशन स्टार्ट करेंगे तब आपको बताएंगे। अब है सिस्टमिक फिजियोलॉजी प्लांट। तो प्लांट फिजियोलॉजी को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है जिसमें फोटोसिंथेसिस का सब कुछ पढ़ना है। अब फोटोसिंथेसिस में कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है आपका जो सिट्रिक एसिड साइकिल है या ETS है, इसके बारे में पता होना चाहिए। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। प्लांट हार्मोन्स, तो जितने भी 6 प्लांट हार्मोन्स के बारे में, वो कैसे बनते हैं, उनका सिग्नलिंग कैसे होता है और उनके फंक्शंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है सेंसरी बायोलॉजी, जिसमें आ जाता है फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम, फोटोट्रोपिन्स के बारे में, स्टोमेटा का मूवमेंट। इसके बाद है कैसे प्लांट में अपटेक होता है सल्यूट का चाहे वाटर का, इसके बारे में पता होना चाहिए। मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट में कैसे बनते हैं और इन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्यों बोल रहे हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है। फिर स्ट्रेस फिजियोलॉजी, प्लांट में अगर किसी तरह का स्ट्रेस है तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। आगे चलेंगे एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में आपको ब्लड्स एंड सर्कुलेशन, तो ऑलरेडी आपको सर्कुलेटरी सिस्टम आप कई बार पढ़े हैं, बट यहाँ पर आपको कुछ कुछ मेजर टॉपिक्स पढ़ने हैं सर्कुलेटरी पार्ट से, जैसे ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में, हीमोपोएसिस, एलिमेंट्स, प्लाज्मा फंक्शन, ब्लड का वॉल्यूम, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़नी है ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर, मायोजेनिक हार्ट क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या होता है, ECG के प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए और उसके सिग्निफिकेंस। फिर कार्डियक साइकिल्स, इसके बाद है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कंपैरेटिव पढ़ना आ गया ना आपको, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये पूरा आपका प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट है विच इज यूनिट 7। यहाँ पर एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं या हार्मोन्स कैसे होते हैं, डिजीजेस कौन सी है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्या है। चलिए अब आता है 8th यूनिट इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। अब जेनेटिक्स में आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स भी पता होना चाहिए और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है या जो मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाहर आता है वो भी चीज़ें यहाँ इंक्लूडेड है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, ठीक है, जीन मैपिंग मेथड्स जिसमें लिंकेज मैपिंग, टेट्राड मेथड्स, ठीक है, मार्कर्स के बारे में, मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बारे में, ह्यूमन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को काफ़ी डिटेल में अगेन यहाँ दिया हुआ है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड यूनिट टू कवर। इसके क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होते हैं टू सॉल्व, बट येस अच्छा यूनिट है। फिर म्यूटेशंस के बारे में, म्यूटेशंस कितने टाइप के होते हैं, म्यूटेशन लीथल
कंडीशनल, बायोकेमिकल, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, रिकॉम्बिनेशंस के बारे में। अब आ जाता है 9th यूनिट विच इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। तो यहाँ पर आपको टैक्सोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, टैक्सोनॉमी के मेथड्स पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन। ये यूनिट जो है वो यूजुअली स्टूडेंट्स स्किप करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, लेकिन देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म्स, तो जितने भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, एनाटॉमी है, क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी है, वो सारे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म में आपको पढ़ने होते हैं। फिर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ऑर्गेनिज्म, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस और कंजर्वेशन। चले आते हैं इकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे। अब यहाँ पर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में सबसे पहले एनवायरनमेंट, बायोटिक एनवायरनमेंट, हैबिटेट, नीश, ये सब क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हैबिटेट किसको कहते हैं, एक तरह से डेफिनेशन उठा के आपसे पूछ लेगा और आपको अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इकोलॉजी के क्वेश्चंस यूजुअली इजी आते हैं, बस प्रैक्टिस पे होता है कि आप कितने अच्छे से उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी में अभी इस बार ही 2024 में आर और के सिलेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्पीसीज इंटरैक्शन, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन क्या होता है, कार्निवोरी क्या है, प्रेडेटर्स प्रे रिलेशन बहुत पूछा जाता है। फिर सक्सेशन के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सक्सेशन, कम्युनिटीज़ के बारे में, ये जो टर्म्स होते हैं जैसे इकोटोन, एजेस क्या होते हैं, ठीक है, इकोफेन्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। अब बायोजियोग्राफी, तो यहाँ पर आइलैंड बायोजियोग्राफी का जो थ्योरी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा। फिर ये जो है एनर्जी फ्लो क्या होता है, डीकॉम्पोजिशन क्या होते हैं। तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल अगेन 10th यूनिट है और ये यूनिट भी आपकी कवर करने वाली है। अप्लाइड इकोलॉजी में जैसे अभी क्या है ना कि बहुत इंडिया से रिलेटेड आपसे डेटा मांगेंगे, पूछेंगे इंडिया से रिलेटेड चीज़ें कि ये चीज़ इंडिया में, जैसे अभी आया था पेपर में 2024 में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि 2007 में किसी का फॉसिल मिला था, डियर लाइक एनिमल था, वो कौन था। तो इस तरीके के जो थोड़े अप्लाइड इकोलॉजी वाले पार्ट हो गया या डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट हो गए, ठीक है। कंजर्वेशन बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इसमें से एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगेन ये यूनिट भी यूजुअली आपको पढ़ना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। आता है एवोल्यूशन का पार्ट। अब 11th यूनिट हमारा एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन में आपको पढ़ना है लेमार्क के बारे में, डार्विन के बारे में, सबके बारे में क्या किसने क्या कहा था, ठीक है। फिर नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, सेक्शुअल सिलेक्शन क्या होता है। इसके बाद ओरिजिन ऑफ बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, ओपेरन हेल्डेन कॉन्सेप्ट क्या था। इसके बाद जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, अगेन इससे 2024 में क्वेश्चन पूछा है जून में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल से पूछा था कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दे रखे थे कि डायनासोर्स, फर्स्ट डायनासोर कब आया, ये कब आया, कौन सा वो पीरियड था, तो वहाँ पर ट्राई ऐसे का आंसर था। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन आपको शुरू किया गया लेमार्क और डार्विन का बताते बताते लास्ट में न्यूट्रल एवोल्यूशन की बात की जा रही है, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। मॉलिक्यूलर क्लॉक, अब क्या है ना, ये जो पार्ट है ना आपका, इससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। पहले ये लोग ज़्यादा ये पार्ट कवर कर रहे थे, अभी ये पार्ट कवर करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर है द मैकेनिज्म पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आ जाता है हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, या फिर नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन क्या है, स्पीसिएशन क्या है, एलोपैट्री क्या होती है, सिम्पैट्री क्या होती है। फिर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का पार्ट हो गया, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ पर दे रखा है, अगेन ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए। जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है, सर्काडियम रिदम क्या होता है, ठीक है, किन सिलेक्शन क्या होता है, या अल्ट्रुज्म क्या होता है। ये सारे जो सोशल सिलेक्शंस वाली चीज़ें हैं, या पेरेंटल इन्वेस्टमेंट, रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ये सारी चीज़ें भी आपकी आती है एवोल्यूशन में। एक बार
आगे चलेंगे। अब आता है अप्लाइड बायोलॉजी का पार्ट। तो यूजुअली जो यूनिट 12 और यूनिट 13 है इसको कंबाइन करके पढ़ा जाता है, क्योंकि यूनिट 12 में और 13 में एक सिमिलैरिटी है, दोनों में लैब के बेसिस पे बात हो रही है। जैसे अप्लाइड बायोलॉजी में भी लैबोरेटरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे वैक्सीन्स के बारे में है, ठीक है। फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, जैसे इस बार भी एक क्वेश्चन आया था ट्रांसजेनिक एनिमल्स से रिलेटेड। फिर हेल्थ और एग्रीकल्चर, जीन थेरेपी क्या होता है, मार्कर सिलेक्शन कैसे होते हैं, बायो सेंसर, बायो रेमेडिएशन। तो ये सारे आपके अप्लाइड बायोलॉजी के पार्ट हो गए। अब जब बात होती है मेथड्स इन बायोलॉजी, तो ये यूनिट तो आपको छोड़ना ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता ये यूनिट, एंड वो सोचते हैं कि हम स्किप कर दें। मैं आपको बताऊं, आप पेपर उठाइए, आप 2024 का उठाइए, 2023 का उठाइए, आप देखिए क्वेश्चंस, आपको पार्ट सी में सिर्फ दिखाई देंगे, सारे यूनिट के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें कोई ना कोई टेक्निक यूज हुई होगी। अगर आपको टेक्निक नहीं पता होगा तो आप कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको जितने टेक्निक्स दे रखे हैं यूनिट 13 में, उसके बारे में एक आइडिया आपको होना चाहिए, तो आप इस यूनिट को स्किप नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या क्या पढ़ना है कि आरएनए, डीएनए, इनको प्यूरिफाई कैसे करते हैं, इनको आइसोलेट कैसे करते हैं। इसके बाद आ जाता है जितने टेक्निक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है आपको, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड या फिर जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, ठीक है, म्यूटाजेनेसिस, डिलीशन टेक्निक क्या होता है, आरएपीडी, एएफएलपी, ये जो भी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं इनके बारे में। तो जितने टेक्निक्स हैं ना, आपको सबका आइडिया होना चाहिए। और आरएपीडी, एएफएलपी हो गया या आरएफएलपी हो गया, ये सारे जो मार्कर्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं या नहीं पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर अगेन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, इम्यूनोलॉजिकल जो एसेज होते हैं, जितने भी इम्यूनोलॉजिकल लैब में काम होता है, उससे रिलेटेड जो टेक्निक्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन को मिक्स करके, 2 यूनिट से मिक्स करके पूछा जाता है। बायोफिजिकल मेथड से रिलेटेड, ठीक है, स्कैटरिंग क्या होता है, एक्सरेज डिफ्रैक्शन, जैसे इस बार आपसे पूछा था ऑक्सीमीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, पल्स ऑक्सीमीटर से, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड, अब अगेन आपसे एक क्वेश्चन पूछा था मीन, मीडियन और मोड से। तो ये भी आपका जो भी सेंट्रल टेंडेंसीज के मेजर्स हैं, ये सब आप, बहुत इजी चीज़ें हैं, ये सब इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। तो यूनिट 13 को जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये यूनिट से कंबाइन करके बाकी यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट यूनिट, मैं यही बोलूँगी, आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारे रहे आपके सिलेबस के पार्ट गाइज। अब यहाँ पर रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, तो इन्होंने टेक्निक्स के सिलेबस को काफ़ी अच्छे से बता रखा है कि भाई ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, हम यहाँ से भी पूछ सकते हैं। एंड जब वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है तो आप कहते हैं कि बहुत अलग क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स में डिफरेंट फिक्सेशन हो गया। आपको हर एक टेक्निक का आइडिया होना चाहिए कि लेट्स से वहाँ पूछ रहा है तो आपको समझ में आए कि हाँ ये टेक्निक थी, और बात कर रहे हैं वो सेल बायोलॉजी की, लास्ट में कोई टेक्निक ऐड कर दिया है। वो टेक्निक के बारे में अगर उन वर्ड्स के साथ आप फेमिलियर नहीं है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए टेक्निक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे आपके टेक्निक्स के एक साथ लिखे हुए हैं सिलेबस के पार्ट, आप यहाँ से देख सकते हैं। सो गाइज, ये पूरे 13 यूनिट की बात हो गई। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 1 to 13, ये थोड़े आपका सिलेबस ज़्यादा है लाइफ साइंसेस का, लेकिन गाइज जैसे ही आप 1 2 3 4 5 इतने यूनिट भी कवर करते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपको पढ़ना शुरू करना है, एक एक चीज़ें सॉर्ट करनी है। तो जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। और अब जो पेपर का लेवल आ रहा है ना, आपको 11 to 12 यूनिट पता ही होनी चाहिए, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। जैसे यूनिट 13 मैंने बोला, मतलब ये मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ यूनिट जो आपको कवर करने हैं वो 11 से 12 होनी चाहिए। 13th यूनिट को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, वो यूनिट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे यूनिट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। वैसे तो हर यूनिट से पूछा जाता है, लेकिन ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं। अब जो यूनिट 1 to 7
ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये पूरा आपका एक बेस बना देता है। ये वो यूनिट्स है जो आप अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। और बाकी जैसे 13th यूनिट हो गया, मैंने बोला 13th यूनिट का यूज़ हर एक यूनिट में किया जा सकता है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इनके टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये तो आपको बाय हार्ट अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो यूनिट है जो स्कोरिंग है, जिनसे क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो गाइज ये सब कुछ मैंने सिलेबस के बारे में बता दिया। एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड बातें होती रहेंगी, आपसे मैं मिलती रहूँगी, कॉन्सेप्ट्स हम सीखते रहेंगे, हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये सब तभी पॉसिबल है आपके लिए जानना जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं CSIR नेट अड्डा 24/7। आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।